नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं मोनालिसा, स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। साल दर साल कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि आपके लिए जरूरी तमाम अहम जानकारियां जो कृषि जगत से जुड़ी हुई है वो लेकर आए, ताकि इस जानकारियों का आप लाभ उठा सके। ये तमाम जानकारियां आपको 3 सेगमेंट के जरिए दी जाती है: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन देश के किसानों को पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी कर 10 करोड़ 9 लाख किसानों को 20,946 करोड़ रुपए की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थी किसानों को प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर 2,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। ये लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 5 लाख हेक्टेयर अधिक लाभार्थी किसानों को कुल 1,60,982 करोड़ रुपए की धनराशि निर्गत की गई। इस योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 5 लाख अधिक लाभार्थी किसानों को कुल 1,60,982 करोड़ रुपए की धनराशि निर्गत की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम किसान विश्व का अनूठा योजना है। इस तरह की स्कीम विश्व के किसी भी देश में नहीं है जो भारत में है। साल की शुरुआत देश के करोड़ों अन्नदाताओं के साथ हो। साल के प्रारंभ में ही मुझे देश के कोने कोने में हमारे किसानों के दर्शन करने का सौभाग्य मिले, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की पल है। आज देश के करोड़ों किसान परिवारों को, विशेषकर छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त मिली है। किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आज हमारे किसान उत्पाद संघ, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, इससे जुड़े किसानों को आर्थिक सहायता भी भेजी गई है। सैकड़ों एफपीओस आज नई शुरुआत भी कर रहे हैं। ये सरकार के संकल्प और कार्यक्षमता को दर्शाता है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने, लागत मूल्य का 1.5 गुना एमएसपी देने एवं 10,000 एफपीओ के माध्यम से छोटे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। किसी किसान संगठन ने, किसी किसान ने यह मांग नहीं की थी कि उसको सम्मान निधि प्रदान की जाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए देश को आह्वान किया, तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि उसकी आय में बढ़ोतरी करना यह केंद्र सरकार का भी काम है, और इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1,61,000 से अधिक रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया गया है। और आज साल का पहला दिन है और पहले ही दिन देश भर के 10 करोड़ 9 लाख किसानों को 20,900 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें लगभग 21,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और ये 10वीं किस्त है। और अभी तक हम 1.8 लाख करोड़ से ज़्यादा तक की धनराशि किसान भाइयों को आवंटित कर चुके हैं। और इससे निश्चित तौर पे ही जो हमें समझ में आ रहा है और जिस तरह से हमारे पास सूचनाएं हैं कि किसान भाइयों को खेती के उत्पाद खरीदने में, खेती के उपकरणों के लिए, खेती के जो सिंचाई के साधनों के लिए बहुत अच्छी मदद मिल रही है और इससे उनकी आय भी बढ़ रही है।
चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन का काम किया जा रहा है। यहाँ किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो खुद अपना कारोबार शुरू कर सके और दूसरों को भी रोजगार दे सके। इस कार्यक्रम में हम आपको एबिक सेंटर के बारे में बता चुके हैं। आज इस कार्यक्रम में इसी विश्वविद्यालय के 2 और संस्थानों की बात होगी जो किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का एबिक सेंटर किसानों को उद्यमी बना रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर शख्स उद्यमी ही बनना चाहता हो। कुछ लोग खेती बाड़ी करना चाहते हैं और कुछ खेती से जुड़े दूसरे व्यवसाय। ऐसे लोगों के लिए विश्वविद्यालय के अंतर्गत 2 इदारे काम कर रहे हैं। एक है साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान और दूसरा है इंदिरा चक्रवर्ती गृह विज्ञान महाविद्यालय। साइना नेहवाल संस्थान मशरूम उत्पादन, फूलों की खेती और नर्सरी के अलावा मछली पालन और मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देता है। आप चाहे तो केचुआ खाद बनाना भी यहाँ से सीख सकते हैं। इंदिरा चक्रवर्ती गृह विज्ञान महाविद्यालय शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की महिलाओं के लिए है। ये संस्थान सब्जियों और फलों में मूल्यवर्धन का काम सिखाता है, मिसाल के तौर पर अचार बनाना या फिर मुरब्बा तैयार करना। इसके अलावा यहाँ से महिलाएं सिलाई कढ़ाई का काम सीख सकती हैं और कपड़ों की डिजाइनिंग का भी। वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए भी जिला स्तर पर प्रशिक्षण का इंतजाम किया गया है। शिक्षा और हुनर ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिन्हें ना कोई छीन सकता है और ना ही कोई चुरा सकता है। अगर आपके पास हुनर है तो आप कभी भी और कहीं भी अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय दोनों ही काम कर रहा है। ये हुनर भी सिखा रहा है और कारोबार करना भी। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे।
जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा दिल्ली का एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र है, जहां पर कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग में रुचि रखने वाले लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाता है। यहां दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के हजारों लोग आकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों को लिखित एवं साक्षात्कार के माध्यम से सफल लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। इसके लिए पूरी पारदर्शिता का ध्यान रखा जाता है। ये सारी गतिविधियां यहाँ के हेड डॉक्टर पी.के. गुप्ता के निर्देशन में संचालित की जाती है। हाल ही में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत माली सह नर्सरी उत्पादक विषय पर 2 दिसंबर से 30 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य था युवाओं को ट्रेनिंग देकर स्वयं से रोजगार सृजन करना। आज का जो प्रोग्राम है ये है नर्सरी वर्कर पे, जो हम लोगों ने 6 दिसंबर 2021 को स्टार्ट किया था। आज समापन होने जा रहा है और इसमें लगभग 25 लोगों ने भागीदारी जो विभिन्न आसपास के राज्यों से हैं। उनका टेस्ट भी लिया जा रहा है, जो कि थर्ड पार्टी टेस्ट लेती है, और इसके तहत उनको अपने नर्सरी को कैसे प्रोपोगेट करेंगे, कैसे मीडिया बनाएंगे, कैसे कटिंग करेंगे, कैसे अपना बिजनेस स्थापित करेंगे, वो हमने बताने का प्रयास किया है। और इसके तहत हम लोगों ने 200 घंटे यानी 21 दिन में हम इस प्रोग्राम को पूरा करने जा रहे हैं आज। और इसमें काफ़ी बच्चों ने काफ़ी ललक से सीखा है। उन्होंने ऑनियन सीड प्रोडक्शन के लिए मैंने पर्सनली बताया था, उन्होंने भी किया हुआ है कि कैसे सिंगल न्यूक्लियस सीड से कर सकते हैं, डबल सीड से कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा बच्चों ने किया हुआ है। और इसके जो इस प्रकार के हम जो वैकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं हम लोग कृषि विज्ञान का लगभग 10 हम प्रति वर्ष में कर लेते हैं। और इसके तरह काफ़ी लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रखा है, उन लोगों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अवार्ड भी मिल चुका है। इस प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है, जो भी हमारे दिल्ली के आसपास के जितने भी हमारे बेरोजगार नवयुवक और नवजुवतियाँ हैं, उनको रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से या स्वयं का जो व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। और ये इस प्रशिक्षण के अंतर्गत जो हमारे दिल्ली के और IRI पूसा जितने भी हमारे KVK के विशेषज्ञ, साथ साथ में जो दिल्ली के प्रतिष्ठित जितने भी नर्सरी लैंडस्केपर और हमारे बोनसाई मेकर है, उनको यहाँ पे बुला के इनको प्रशिक्षित किया गया। साथ ही साथ जो हम नर्सरी की बात करते हैं, तो नर्सरी की जो हाईटेक तकनीकी द्वारा कैसे हम नर्सरी उत्पादन कर सकते हैं, कैसे हम उसको प्रोपेगेशन द्वारा एक पौधे से अनेकों पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र महानगर है और इन क्षेत्रों में बहुत स्कोप है, ऐसे कार्यों का बहुत स्कोप है, क्योंकि हमारे जो दिल्ली के आसपास है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और बहुत सारे ऐसे गार्डन है जहाँ पे निरंतर जो है माली और गार्डनर की आवश्यकता रहती है। साथ ही साथ नर्सरी का भी बहुत अच्छा डिमांड है, क्योंकि ये महानगर और परिनगरीय क्षेत्र है। तो हमारे जो क्षेत्र में स्कोप बहुत है, इसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जिससे कि हमारे यहाँ से सफल अभ्यर्थी जो है अधिक से अधिक जगह पर आवेदन कर अपना रोजगार सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रतिवर्ष जो है वोकेशनल ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसमें मधुमक्खी पालन, पिकल्स प्रिपरेशन, हनी बी और गार्डनिंग की ट्रेनिंग करवाता है। तो इस बार भी ये लोग जो है गार्डनिंग की ट्रेनिंग की है, इन्होंने लगभग 25 लोगों ने भाग लिया है, जिससे
हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो एक्सपर्ट हैं वो इनको सिखाते हैं किस तरह से गार्डनिंग करनी है, किस तरह से पौधरोपण करना है, किस तरह से नर्सरी तैयार करनी है, टेरेस गार्डनिंग करनी है। इन सभी के बारे में जो विस्तृत रूप से लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं और थ्योरी भी उनको बताई जाती है, और इनको सर्टिफिकेट भी इशू होता है जिसका उपयोग जो है ये अपना जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्रयोग कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सरिता हंसदा है। मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। मैं काफ़ी समय से ट्रेनिंग के लिए सोच रही थी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग मुझे मिली जाए, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ा। लेकिन आखिरकार यहाँ ट्रेनिंग मिली जो गार्डन से और नर्सरी से रिलेटेड है, जिसमें आके मुझे ये पता चला कि आपको नर्सरी कैसे तैयार करनी है और खेतों में कैसे किसी चीज़ को लगाने से पहले किन किन चीज़ों की देख रेख की जाती है और क्या क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। वो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा अनुभव मिला। नमस्कार, मेरा नाम ममता सैनी है और मैं साकेत नई दिल्ली से यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पर जो है नर्सरी कम गार्डन की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है मैंने यहाँ पे बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कृषि को कैसे भारतवर्ष आगे ले जा सकता है यह सीखा है, यह जाना है। हमारे जो टीचर थे डॉक्टर राकेश जी, उन्होंने हमें बड़े ही साइंटिफिक तरीके से ये बताया कि कृषि को कैसे हम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उससे कैसे अच्छी फसल और उत्पादक जो है ले सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम सतीश कुमार। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि के बारे में और बागवानी और नर्सरी के बारे में सीखने आया था, और यहाँ पे सीखने के बाद मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिला और ये ऐसा लग रहा है कि मैं आगे को कुछ कर सकूँगा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कृषि जगत से जुड़ी कुछ और खास बातें अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। भारत सरकार देश की तरक्की और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, और बात जहां तक कृषि क्षेत्र की आती है तो इस क्षेत्र के विकास के लिए समय समय पर कई तरह की योजनाएं आती रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। आइए आपको बताते हैं कि सरकार की इस पहल से किसानों को किस तरह के लाभ हैं। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15-20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च हो रही है। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार हैं। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती है। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा देता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जा रही है।
ये छूट ज्यादा से ज्यादा 7 साल के लिए है। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी है। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। 1 लाख करोड़ में से सबसे ज्यादा 12,831 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के लिए, 9,015 करोड़ राजस्थान के लिए, 8,460 करोड़ महाराष्ट्र के लिए और 7,440 करोड़ मध्य प्रदेश के लिए दिए जा रहे हैं। इनके अलावा गुजरात के लिए 7,282 करोड़, पश्चिम बंगाल के लिए 7,260 करोड़, आंध्र प्रदेश के लिए 6,540 करोड़, जबकि तमिलनाडु के लिए 5,990 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए बजट में एपीएमसी मंडियों से भी इसमें शामिल कर लिया गया। ये स्कीम 2030 तक जारी रहेगी। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई है, अगर आपको वो पसंद आई और आप ये कार्यक्रम दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और खास जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।